दोस्तों आज मैं आपको ले चलूंगी एक रोमांचक बर्फीली दुनिया के सफर पर। आप सबने अंटार्कटिका के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा और किताबों और इंटरनेट पे फोटोज भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना करने की कोशिश की है कि अंटार्कटिका असल में कैसा दिखता है, वहाँ का वातावरण कैसा है। दोस्तों अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहाँ न जमीन दिखती है न धूप खिलती है और तो और यहाँ हरियाली का भी कोई नामो निशान नहीं है। अगर मुझे अंटार्कटिका को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं उसे एक विशाल आइसबर्ग बोलूंगी। इतना विशाल कि वो हमारी धरती का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है और दुनिया का 70% फ्रेश वाटर इस बर्फ की नगरी में बसता है। जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पेंगुइन्स और ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो अंटार्कटिका हमें हमारी काल्पनिक इमेज से बहुत अलग नहीं लगेगी, लेकिन इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के विशाल ग्लेशियर्स के बीच छिपे हैं कई ऐसे राज जो किसी भी इमेजिनेशन के इर्द गिर्द भी नहीं भटकते। अंटार्कटिका के बर्फ के रेगिस्तानों ने सिर्फ इंसानों को यहाँ घर बसाने से ही नहीं रोका है, बल्कि इस धरती की कई मिस्ट्रीज को भी अपने अंदर दबा के रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस बंजर कॉन्टिनेंट ने अपने अंदर क्या क्या राज छुपा कर रखे हैं, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के एंड तक, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अंटार्कटिका के बारे में कुछ ऐसे राज जिसको सुनकर आपको साइंस फिक्शन की कहानियां भी रियलिस्टिक लगने लगेगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। नंबर 7, एलोंगेटेड स्कल्स। इंसानों की हड्डियों के सबसे पहले रेवेनेंट जो अंटार्कटिका में पाए गए थे वो है ये एलोंगेटेड स्कल्स। ये स्कल्स इंसानों के ही हैं, लेकिन इनके माथे के ऊपर से इनका सर बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से लंबा है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एबनॉर्मल लंबाई असल में एंशिएंट रिचुअल्स की करनी है, जब कुछ ट्राइब्स अपने ट्राइब के लोगों के सिर को ठोक ठोक कर या फिर कुछ स्लेबों के बीच में दबाकर लंबा करते थे। अंटार्कटिका में पाए गए ये स्कल्स पेरू और इजिप्ट में पाए जाने वाले स्कल से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आज से कई मिलियन साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में रहने वाले ट्राइब्स के बीच कुछ गहरा संबंध था। ये संबंध टेक्टोनिक मूवमेंट और प्लेट सेपरेशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है और ये साबित करता है कि पहले अंटार्कटिका एक दूसरे विशाल लैंड कॉम का पार्ट था, जिसको आज हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। नंबर 6, हिडन माउंटेन रेंज। अंटार्कटिका एक विशाल कॉन्टिनेंट है और यहाँ इतनी बर्फ है जितनी शायद बाकी की दुनिया की सारी बर्फ मिलाकर भी ना हो पाए। और इतनी सारी बर्फ के अंदर हमें अगर एक माउंटेन रेंज मिल भी जाती है तो इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। 1950 में बर्फ की एक विशाल शीट के नीचे एक्सप्लोरर्स ने गैम्बरसिव माउंटेन रेंज की खोज की, जो कि लगभग 2700 मीटर ऊंची है और 1200 किलोमीटर लंबी है। इस माउंटेन रेंज का साइज यूरोप में एल्प्स पहाड़ियों जितना माना जा सकता है। गैम्बरसिव माउंटेन रेंज दिखती तो एक आम माउंटेन रेंज जैसी है, लेकिन इसके बारे में एक खासियत है जिसने साइंटिस्ट को अपना सर खुजाने पर मजबूर कर दिया है। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के अनुसार ये पहाड़ियाँ करीबन 1 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन माउंटेन्स की जियोलॉजी के अनुसार कोई पहाड़ी इतने साल तक जिंदा नहीं रह सकती। कोरोजन के कारण हर पहाड़ी गुजरते लम्हों के साथ छोटी होती रहती है और ज्यादा से ज्यादा 400 से 500 मिलियन सालों तक धरती पर दिखाई देती है। तो आखिर ये पहाड़ियाँ इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रह गई? इतने सालों बाद भी इसका साइज बड़ा कैसे है? ये साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए हैं। नंबर 5, अंडरग्राउंड लेक्स। अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी आती है तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के एरियाज धरती के सबसे ठंडे रीजन्स होते हैं और अंटार्कटिका, जहां का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, वहां किसी भी प्रकार का मॉइस्चर मिलना बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। मगर इन्हीं बर्फ की मोटी परत के नीचे कई सारी अंडरग्राउंड लेक्स का निवास है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक वॉस्टॉक है, जो कि एक 4 किलोमीटर बर्फ की लेयर के नीचे मौजूद है और कनाडा की लेक ओंटारियो के साइज की है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट के पास आपके इस सवाल का बहुत ही सिंपल सा जवाब है। बर्फ के नीचे पानी हाई प्रेशर के कारण लिक्विड के फॉर्म में रहता है और धरती के कोर द्वारा रेडिएट होने वाली गर्मी भी इन लेक्स के पानी का तापमान नॉर्मल रखती है। ये अंडरग्राउंड लेक प्रकृति का करिश्मा है, क्योंकि इसमें ऐसे इकोसिस्टम बसते हैं जो धरती पर कहीं और नहीं मिलते। कई अनोखे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स और फिश का इन लेक्स में निवास है। ये माइक्रोब्स और जानवर और कहीं नहीं पाए जाते और इनका शरीर आसपास के तापमान, लाइट और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बहुत ही निराले तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं। ये इकोसिस्टम एक बहुत बड़ी साइंटिफिक खोज है और इसके स्टडी से हमें अपनी धरती के बारे में क्या क्या पता चलेगा, ये सब हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 4, मार्टियन मेट्रॉइड।
2015 में एक आलू के साइज का बहुत ही अनूठा मेटेओर अंटार्कटिका में पाया गया और जब इस मेटेओर की साइंटिस्ट ने जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि ये मेटेओर मार्स से आया है। जिसके बाद और गहराई से जांच पड़ताल करने पर उन्होंने एक ऐसी खोज की जो कि साइंटिस्ट के लिए किसी भी खजाने से कम नहीं है। उन्होंने इस छोटे से मेटेओर पर बहुत ही अनोखे माइक्रोब्स के फॉसिल्स पाए, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि मार्स पर भी जीवन है। अब आप ही सोचिए, अगर अंटार्कटिका में पाए गए एक छोटे से मेटेओराइट पर हमें माइक्रोब्स मिले हैं तो मार्स पर हमें और क्या क्या मिलेगा। नंबर 3, सिंगिंग आइस शील्ड्स। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका की आइस असल में गाती है। 1950 में रॉस आइस शेल्फ की स्टडी करने पर पाया गया कि जब हवा आइस शीट से टकराती है तो वो एक महिला के रोने की आवाज प्रोड्यूस करती है। ये आवाज इंसान नहीं सुन पाते, लेकिन सी शेल्फ वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने वाली मशीन द्वारा इस आवाज को साफ सुना जा सकता है। ये आवाज आसपास के तापमान और हवा की गति के अनुसार चेंज होती रहती है और सिर्फ रॉस आइस शेल्फ की बर्फ ही नहीं बल्कि अन्य आइस शेल्फ में भी ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा सकता है। विल्किंस आइस शेल्फ की सी सीम्स नॉइज हड्डियों के टकराने जैसी सुनाई पड़ती है ना, थोड़ा भूतिया सा। नंबर 2, नाजी बेसेस। हिटलर की चाहत थी कि वो पूरी दुनिया में अपना स्वास्थ्य फहराए और अपना राज जमाए। इस बात का एक बहुत बड़ा प्रूफ है अंटार्कटिका पे नाजी बेसेस का होना। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका जैसी जगह जहाँ पर 10-15 साइंटिस्ट के अलावा इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, हिटलर की नाजी बेसेस वहाँ भी पहुँच गई। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई तब हिटलर ने अनुमान लगाया कि उनकी आर्टिलरी के लिए फ्यूल और बाकी फैट बेसिस प्रोडक्ट जैसे कि दूध, बटर, चीज, क्रीम वगैरह की कमी हो सकती है। तो उन्होंने एक सीक्रेट नाजी सिपाहियों के टोली को शिप्स देकर माइग्रेन फैट के लिए व्हेल ऑयल की खोज के लिए अंटार्कटिका भेज दिया। इस सीक्रेट एक्सपेडिशन का नाम था स्वाब इनलैंड एक्सपेडिशन और इसके अंदर था कैप्टन एल्फ्रेड रिचर्डसन, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के एक बहुत ही रिनोन्ड लेवल कमांडर थे। ये एक्सपेडिशन बस कुछ ही महीनों तक चला और 5 फरवरी 1939 को ये नाजी सिपाही अपने घर वापस लौट गए। नंबर 1, ब्लड वाटरफॉल। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट को ये ब्लड वाटरफॉल्स मिले जब वे टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले थे। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल में पानी का रंग खून जैसा लाल है। पहले साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि पानी का ये रंग पानी में रहने वाली लाल एल्गी की वजह से है, लेकिन बाद में कुछ जांच पड़ताल के बाद पता चला कि असल में इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही भारी मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण पानी का रंग लाल है। हालांकि इस वाटरफॉल की ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले प्राणियों के ऊपर स्टडीज अभी भी जारी है। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे सीक्रेट जो कि अंटार्कटिका को पूरी दुनिया से अलग बनाते हैं, लेकिन अब भी ना जाने कितने राज करोड़ों साल से इस बर्फ के अंदर दबे हैं। अब तो वक्त और गहरी रिसर्च ही इन राजों का खुलासा करेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।